आज का हेडिंग है LCR परिपथ। हेडिंग क्या है? LCR परिपथ। बात नहीं करो, बढ़िया टॉपिक है। कौन बोला है? कोई बोला है CR परिपथ। आगे बैठा है, धीरे धीरे नहीं बोलो, हम सब सुन रहे हैं। हेडिंग क्या लिखे हैं? LCR परिपथ। तो LCR परिपथ को शुरू करते हैं हम लोग। LCR परिपथ को बताने से पहले थोड़ा सा एक बार L परिपथ, C परिपथ और R परिपथ को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करो, मन पर आ देना है तुम लोगों को। L परिपथ, R परिपथ और C परिपथ। सबसे पहले कौन सा परिपथ पढ़े थे? सबसे पहले R परिपथ था, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो, शांत होके पूर्णतः आदमी जैसा बैठ के आराम से सुनो। ना तो हम इसमें नाम रख के बेइज्जती करेंगे, उसका शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और इंस्टाग्राम पर डालेंगे। तुम्हारा रखे हैं, हम भूल जा रहे हैं डेली। एक बार फोन कर देना शाम को, तुरंत भेज देंगे बना के। देखिए 3 परिपथ है, R परिपथ, L परिपथ, C परिपथ। इसी को LCR परिपथ हम लोग पढ़े, एक में मिलाएंगे। अभी थोड़ा अलग अलग देख लीजिए। अलग अलग में यहाँ पर V = V0 sin ओमेगा टी पहला इक्वेशन बना था। इसमें एक I के लिए बना होगा, I = I0 sin ओमेगा टी बना था। और हम यहाँ पर बताए थे कि यहाँ पर कलांतर शून्य है। क्यों जी? कलांतर यहाँ पर क्या था? शून्य था। यहाँ कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है। वोल्टेज भी साथ साथ, धारा भी साथ साथ, ना वोल्टेज आगे है ना धारा आगे है। इतना यहाँ से कंफर्म है। L परिपथ में V = V0 sin ओमेगा टी था। I में था I0, याद है? sin ओमेगा टी -π/2। यहाँ पर देखिएगा V0 आगे है, माने V0 कह सकते हैं ना कि I0 से π/2 आगे है। देख लीजिए, I में ना ओमेगा टी से π/2 घटा है, समझ रहे हैं? V0 आगे है। इसमें देखिएगा V = V0 sin ओमेगा टी पहला इक्वेशन था। दूसरा था I = I0 sin ओमेगा टी π/2। और यही चीज अरिहंत में गलत दिया है। अरिहंत में कह रहा है कि V0 आगे है, अग्रगामी है, I0 क्या है? पश्चगामी। लेकिन देख के लग रहा है ना कि ये आगे है, ये ना आगे है। तो यहाँ पर देखिए V0 I0 से पीछे है। क्यों जी? पीछे है कितना? तो π/2। इसमें तो कोई संदेह नहीं है किसी को। अच्छा, इसके लिए हम लोग प्रतिघात के लिए सूत्र लिखे थे। अच्छा, प्रतिघात भी लिखते हैं और प्रतिबाधा भी लिखते हैं। जैसे प्रतिरोध होता है ना, अगर DC परिपथ है, ध्यान देना, DC परिपथ है तो प्रतिरोध लिखते हैं। AC परिपथ है तो प्रतिघात लिखिए चाहे प्रतिबाधा लिखिए। इसके लिए XC लिखे थे, XC नहीं था, XL था। XL कितना था जी? कि 1/ωL, ओमेगा L था। और XC कितना था? C ओमेगा चाहे ओमेगा C, यही ना था, 1/C ओमेगा। और यहाँ तो बड़ी सिंपल था, यहाँ पर XR कह सकते हैं, नहीं तो पूरा पूरा R कह सकते हैं। और यहाँ पर क्या था? पता है ना तुम कौन पढ़ाई पढ़ रहे हो? V0/I0, यही ना था। अब इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है सब लोगों को।
इसको, क्योंकि अब हम तीनों को मिलाने जा रहे हैं। एल सी आर, एल सी आर परिपथ अब तीनों को मिला के एक में करना है। तो जब तीनों को मिला के एक में करेंगे तो हमारा मेन टारगेट होता है धारा का मान ज्ञात करना, आई का मान ज्ञात करना, उसके अलावा उसका प्रतिरोध ज्ञात करना। तो प्रतिरोध न कह के इसको प्रतिबाधा कहेंगे और नहीं तो प्रतिघात कहेंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अच्छा, तीनों का मिला के प्रतिरोध तो अलग होगा अब तीनों मिलेगा ना, ये तो अलग अलग नहीं इसका प्रतिरोध निकाला गया है। अब तीनों मिलेगा तो परिपथ में धारा भी अलग होगा और परिपथ में प्रतिरोध भी अलग होगा। तो इसको ध्यान से समझना है। इसको मिटा कर अब तीनों को एक में बना रहे हैं, ठीक है। और कलांतर ध्यान जरूर देना, कलांतर यहाँ दोनों में 0 है। यहाँ देखिए π/2 है, यहाँ भी π/2 है, लेकिन यहाँ भी आगे है, यहाँ भी पीछे है, दोनों में अंतर है। एक भी आगे है और एक भी क्या है, पीछे है। अब तीनों को मिलाइए एक में और बनाइए LCR परिपथ। तीनों को मिलाते हैं एक में, अच्छी तरह इसका ध्यान देखिए। जैसे हम पढ़े थे, सबसे पहले प्रतिरोध पढ़े थे ना, तो सबसे पहले प्रतिरोध को बना देते हैं, फिर एक कुंडली था, फिर एक संधारित्र, और उसके बाद से इन सब को एक विद्युत वाहक बल स्रोत से जोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया LCR। संपूर्ण परिपथ क्या कहलाएगा, LCR परिपथ। तो परिपथ को डिफाइन कैसे करेंगे, तो वह परिपथ जिसमें प्रतिरोध, कुंडली तथा संधारित्र विद्युत वाहक बल स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हो। देखिएगा श्रेणी क्रम में है कि नहीं है, श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो इस परिपथ को बोलेंगे LCR परिपथ। और ये जुड़ा है किससे, V0 sin ω-t से जुड़ा है, ठीक है। इसका प्रतिरोध R है, इसका स्वप्रेरण गुणांक L है और इसका जो धारिता है वो C है। इसको हम नाम दे देते हैं A और इधर नाम दे देते हैं B। ये तो हमारा चित्र हो गया। जैसा कि हमेशा से एक इक्वेशन बनता आ रहा है फर्स्ट वाला, V = V0 sin ω-t। तो पहला इक्वेशन हमारा हो गया V = V0 sin ω-t। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं हमेशा की तरह, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ से धारा बह रहा है। देखिए धारा तो बहेगा इसमें, तो धारा कितना मान ले, धारा I मान लेते हैं, मान लेते हैं कितना धारा बहेगा। अब एक चीज बताइए कि धारा प्रवाह के लिए कितना मार्ग उपस्थित है इसमें, एक मार्ग है ना। और हम पहले से इस बात का चर्चा कर चुके हैं कि जब भी धारा प्रवाह के लिए केवल एक मार्ग उपस्थित होता है ना, तो धारा का मान सब में बराबर होता है। देखिए जितना धारा इसमें से प्रवेश करेगा तो सब का सब निकल के फिर इसमें जाएगा, वही धारा यहाँ जाएगा, तो धारा का मान तो सब में बराबर होगा। अब देखिए जो वोल्टेज होगा ना, यह जो वोल्टेज है ये 3 भाग में बट जाएगा। संयोजन पढ़े होंगे तो वहाँ पर बताए होंगे, चाहे 10 में भी पढ़े होंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है, समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज बराबर होता है, धारा का मान अलग अलग हो जाता है ना, क्योंकि धारा प्रवाह के लिए कोई भी रास्ता हो जाता है, कोई भी हो जाता है। यहाँ धारा प्रवाह के लिए एक मार्ग है, तो जिसके प्रवाह के लिए एक मार्ग उसका मान हमेशा क्या रहेगा, बराबर। और ये वोल्टेज को जगह बटेगा, 3 जगह। तो हम मान लेते हैं कि जो इस प्रतिरोध पर वोल्टेज खर्च हो रहा है वो VR है, जो लोड पर मतलब कि कुंडली पर खर्च हो रहा है VL है, और जो धारिता पर संधारित्र पर खर्च हो रहा है वो VC है। कुल आपका कितना है V। तो हम कह सकते हैं कि V = VR + VL + VC, VR + VL + VC। इसमें तो कोई संदेह नहीं है किसी को। और V के बदले में क्या रख देंगे, V के बदले में रखेंगे V0 sin ω-t, ठीक है, V0 sin ω-t। लेकिन अब ये चीज़ समझिए ना कि हम लोग को धारा निकालना है, धारा निकालना है और प्रतिरोध निकालना है। ध्यान से समझना, इसमें क्या निकालना है, धारा और प्रतिरोध। तो हम पहले प्रतिरोध निकालने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम लोग धारा निकालेंगे। क्योंकि दोनों निकालना ही है तो यहाँ पर V है और एक ओम का नियम जानते होंगे, V = IR, V =
आई आर। तो अगर भी पता है, भी क्या है, पता है, और आर निकालने की इच्छा हो तो वहां पर क्या किया जाता है, आई से भाग कर दिया जाता है ना। तो अगर भी में आई से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आर निकल जाएगा। तो और अगर आई से भाग कर देंगे, अगर आई से गुणा कर दें, इसमें गुणा नहीं, भी है ना, तो भी बाई आई, ठीक है, भी इक्वल टू आई आर। आई से क्या कर दें, भाग कर दे तो क्या निकलेगा, आर निकलेगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि आई से भाग कर दे रहे हैं। आई से क्या कर रहे हैं, तो लिख देंगे, चूंकि आई धारा सब में न प्रवाहित हो रहा है तो आई से भाग कीजिए। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में आई से भाग, दोनों पक्षों में आई से भाग दिया जाए। आई से भाग नहीं देते हैं, इसके थोड़ा ग्राफ को समझते हैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा। आई से भाग करेंगे ना तो भी बटा आई, भी आर बटे आई, भी एल बटे आई, ऐसे होने लगेगा। इसका थोड़ा ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से और आसान हो जाएगा। ग्राफ समझते हैं इसका। ग्राफ अगर बनाया जाए तो इसका ग्राफ, इसका जो ग्राफ है उसमें देखिए आई और भी एक ही दिशा में है और बराबर है। आई और भी क्या है, एक ही दिशा में है। यहाँ पर भी आगे है 90 डिग्री और यहाँ पर भी पीछे है 90 डिग्री। तो अगर इनको तीनों को एक ही में मिला के ग्राफ खींचा जाए, तीनों को एक में मिला के, तो यहाँ पर, यहाँ हम ग्राफ खींच रहे हैं तीनों को एक में मिला करके। बढ़िया समझना इसको। ये आपका हो गया। इसको मान के चलिए कि ये धारा है, इसको मान के चलिए क्या है, धारा। अच्छा, इसमें हम धारा को ऐसे दिखा रहे हैं, धारा को ऐसे दिखा रहे हैं। तो बताइए जब ये आई है तो भी किस दिशा में है, आर परिपथ में। आर परिपथ में भी आई के ही तो दिशा में है। तो मतलब कि यहाँ पर जो भी है, जिसको हम भी आर कह सकते हैं, वो भी आर किस दिशा में है, आई के दिशा में है। इसका मतलब कि आई के दिशा में ही आपका क्या है, भी आर है। अभी मत कहना कि दोनों बराबर है, तो क्यों इसको पीछे कर दिए हैं। एक के पर चढ़ा देंगे तो दिखाई कैसे देगा, एक के पर चढ़ा देंगे दिखाई देगा नहीं। यहाँ पर कलांतर क्या है, शून्य है। कलांतर का मतलब कि भी और आई क्या कोई कोण बना रहा है, नहीं, दोनों तो एक ही दिशा में है, इसलिए कोई कोण नहीं बन रहा है, ठीक है। अच्छा, यही धारा आई यहाँ पर भी जा रहा है, क्यों जी, धारा तो यही आई है, लेकिन यहाँ का जो भी नॉट है ना, भी जिसको हम भी एल कह रहे हैं, ये 90 डिग्री आगे चल रहा है। तो 90 डिग्री आगे, तो यहाँ से जब आप 90 डिग्री आगे देखेंगे तो ऊपर जाएंगे कि नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे। मतलब यहाँ का जो भी एल है वो कहाँ का है, ऊपर है। तो यहाँ पर आई, चूंकि यही आई है, यह आई तीनों में है, ध्यान दीजिएगा, यह जो आई है तीनों में ना धारा बह रहा है, तो ये तीनों के लिए आई है। अब इसके लिए जो भी आर है वो आई की दिशा में है, इसके लिए जो भी एल है वो कहाँ है, ऊपर की दिशा में है। कहाँ है, ऊपर की दिशा में। इसको बोल देते हैं भी एल। और देखिए यहाँ सी में ये तो आई है ही, इसका जो भी है वो π/2 पीछे है। तो पीछे मतलब वो कहाँ है, नीचे। मतलब कि VC नीचे हो गया, नीचे क्या आ गया, VC। ये लाइन समझ में आया है, यही ना ग्राफ इसका है, सदिश ग्राफ। अब एक चीज बताइए, एक सदिश ऊपर एक सदिश नीचे। जैसे ये पिंड है, 10 न्यूटन का बल ऊपर लग रहा है, 4 न्यूटन का बल नीचे लग रहा है। तो परिणामी बल किधर काम करेगा, ऊपर की नीचे। तो इस पर VL काम कर रहा है, इस पर कहाँ क्या काम कर रहा है। और आपको पता है कि VC कम है, VC क्या है, यहाँ पर VL ज़्यादा है तब न ऊपर गया है। तो VL ज़्यादा है, VC कम है, तो
तो बताइए इसका परिणामी किधर काम करेगा, ऊपर कि नीचे? ऊपर। तो परिणामी निकालने के लिए क्या करना होगा, घटाना होगा। जैसे हम कहें कि परिणामी बल ऊपर की तरफ काम कर रहा है ना, तो परिणामी बल कितना काम कर रहा है, तो 10 - 4 = 6। मतलब इस 10 में से 4 को तो ये संतुलित कर दे रहा है, 6 को नहीं संतुलित कर पा रहा है, तो पिंड कहाँ जाएगा, ऊपर। उसी प्रकार यह जो है, उसी प्रकार यहाँ पर ये आई तो ठीक है, आई है, इसी दिशा में VR है, लेकिन अब इस VL में से कौन घटेगा, तो जो परिणामी निकलेगा वो तो इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा ना। परिणामी निकलेगा तो कैसा हो जाएगा, देखिए 10 और 4 है, तो परिणामी निकाला गया तो 6 निकला है ना, तो ज़्यादा से थोड़ा सा तो कम है ना है जो, तो यहाँ पर परिणामी जानते क्या हो जाएगा, VL - VC। कोई दिक्कत किसी को, VL - VC। चित्र में समस्या हो तो पहले बताएं। हम सबके लिए आई एक ही दिशा में माने हैं। अच्छा, एक दिशा में बह भी तो रहा है, सब में आई ऐसे जा रहा है और ऐसे निकल जा रहा है, सब में आई का मान समान है। अंतर किस में है, वोल्टेज में। यहाँ वोल्टेज अलग है, यहाँ वोल्टेज अलग है, यहाँ वोल्टेज अलग है। तो जो भी है अलग ही है, लेकिन है तो धारा की दिशा में, क्योंकि ये साथ साथ चलने वाला है। यहाँ पर कलांतर क्या है, 0 है। यहाँ पर वोल्टेज और धारा में कलांतर π/2 है, माने 90 है, लेकिन उस 90 में वोल्टेज आगे है, धारा क्या है, पीछे। तो आगे के चलते इसको ऊपर की तरफ बनाया गया है, ठीक है। यहाँ भी कलांतर आपका 90 ही है, कलांतर कितना है, लेकिन ये I से 90 क्या है, पीछे है। ये आपका VC जो है कहाँ है, पीछे है। 90 डिग्री ही कलांतर है, लेकिन पीछे है तो कहाँ बन गया है, यहाँ पर VC देख रहे हैं ना कि पीछे है मतलब कम है, यहाँ पर VL क्या है, यहाँ पर बराबर है। तो जो बराबर है वो तो अलग है, वो तो सीधा जा ही रहा है, लेकिन जो कम और ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला ऊपर है, कम वाला कहाँ है। और सभी लोग जानते हैं कि विभव सदिश राशि है। विभव क्या है, विभव सदिश राशि है। तो सदिश राशि जब 2 हैं तो एक परिणामी सदिश भी तो बनेगा। इसको कुछ ऊपर खींचना चाहता है, ये कहाँ खींचना चाहता है, नीचे। अब जिधर अधिक होगा वो खींच के लेके जाएगा। तो VL हमारा क्या है, अधिक है, VL क्या है, अधिक है, VC क्या है, कम है। तो परिणामी सदिश ऊपर की तरफ होगा, कितना होगा, VL - VC। अब 2 सदिश हो गए, एक हो गया VL - VC और एक हो गया VR। धारा तो सदिश नहीं है यहाँ पर, धारा तो सब में बराबर है, तो धारा को छोड़ देते हैं, वोल्टेज पर बात करते हैं। तो VL - VC इधर क्या हो गया, VR। मतलब कि यहाँ का जो वोल्टेज है वो VL - VC है, और यहाँ का वोल्टेज कितना है, VR। आई सब मिला के कौन है, माने हम कह सकते हैं कि इन तीनों का परिणामी कौन है, V। तो बताइए इन तीनों में यह 2 मिला के यह हो गया, यह हो गया। तो इनका परिणामी सदिश अगर खींचना होगा तो परिणामी सदिश तो बीच में से जाता है, कहाँ जाता है, मतलब ये जो चीज होगा ना, ये होगा V। ये कौन होगा, तो इस परिणामी सदिश का मान कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस। परिणामी सदिश के लिए एक सूत्र होता है, देखिए सूत्र लिख देते हैं। अगर यह एक सदिश है, एक यह सदिश है, ठीक है। यह सदिश मान लीजिए वेक्टर A है, यह सदिश वेक्टर B है, माने एक A है और एक क्या है, B है, और दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो इसको समांतर चतुर्भुज विधि से जोड़ते हैं। दोनों सदिश के टेल एक जगह ना जुड़े हैं, 11 में का याद है थोड़ा बहुत। दोनों सदिश के टेल कहाँ जुड़े हैं, एक जगह। तो यहाँ से ना इसका परिणामी निकल के जाएगा। तो परिणामी का सूत्र पढ़ा गया होगा इस तरह से, A² + B² + 2AB cos थीटा। बोलिए पढ़े, ध्यान में थोड़ा बहुत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, कॉपी खोल के जाके देख लेना। 2 सदिशों का जहाँ पर चतुर्भुज विधि से योगफल पढ़े होंगे ना, तो यदि 2 सदिश A और B एक दूसरे से थीटा कोण पर जुड़े हैं, तो इनके परिणामी सदिश के लिए सूत्र ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक सदिश VR है, वोल्टेज ही है, एक सदिश है VL - VC, और ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर जुड़े हैं जी। देख लीजिए कितने डिग्री पर जुड़े हैं, इनका परिणामी कौन है, V। तो परिणामी जो R है,
आर के बदले में भी है, आर के बदले में क्या है, भी है। मिटा दे इसको ना, इसको लिख लेना कहीं, लिखेंगे कि सदिशों के योग नियम के अनुसार, सदिशों के योग नियम के अनुसार यह फार्मूला होता है। तो आर के बदले में परिणामी कौन है, भी है, तो परिणामी हो गया भी इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर मतलब भी आर स्क्वायर, ए मतलब वी आर स्क्वायर प्लस बी के बदले में ना वी एल माइनस वी सी है, हंसो नहीं, वी एल माइनस वी सी, महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। इसका स्क्वायर हो गया प्लस 2a वी आर बी वी सी, ठीक है, cos 90, मिटा दे इसको, cos 90। अब आप कुछ भी कर लीजिए, cos 90 जीरो होता है, तो जब ये जीरो होता है तो यहां तक तो पूरा पद क्या हो गया, जीरो। तो v इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर, बाकी छोड़ देते हैं। अच्छा, स्क्वायर अगर दोनों रूट हटाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। रूट कब हटेगा, जब स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर कीजिए, भी स्क्वायर कर देते हैं, भी स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखिए, भी स्क्वायर बराबर रूट खत्म, क्या मिलेगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। और सभी लोग जानते हैं कि v इक्वल टू आई आर होता है, v इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो यह v है, धारा इसमें बह रहा है I। यदि हम पूरा प्रतिरोध एक ही बार R मान लें, यदि संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध नहीं कहेंगे, प्रतिघात कहिए चाहे प्रतिबाधा कहिए, तो संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा Z हो, हाँ तीनों का मिला रहे हैं ना, तो तीनों के प्रतिबाधा क्या बोलेंगे, Z। यदि संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा Z हो तो V इक्वल टू क्या पढ़े हैं, V इक्वल टू आई आर। तो I तो धारा ठीक है बह रहा है, और R मतलब Z और उसका है स्क्वायर, ठीक है, बराबर। यहाँ भी तो गुणा होगा, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू तो I वी आर, और R चाहे ना तो आप एक्स आर लिख सकते हैं, जैसे इसको XL लिख रहे हैं, इसको XC लिख रहे हैं, तो क्यों ना इसको XR लिख दिया जाए, भूलेगा नहीं ना, XR, और उसका स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिए, प्लस अंदर देखिए VL के बदले में आई XL माइनस आई XC होल स्क्वायर। कोई समस्या किसी को, देखिएगा आई स्क्वायर अलग होगा, आई स्क्वायर जेड स्क्वायर, आई स्क्वायर एक्स आर स्क्वायर प्लस, अच्छा देखिए दोनों में आई है ना, तो स्क्वायर के साथ कॉमन होगा, आई स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, सब आई स्क्वायर कट गया, क्या मिला, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, हाँ एक्स आर स्क्वायर, अच्छा आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इसमें संदेह मत रखना, क्योंकि सबको एक्स के रूप में लिखे हैं ना, तो इसको भी एक्स के रूप में लिख दिए हैं कि आर लिख दें। हम लोग उसमें क्या लिखे हैं, पिछला वाला हेडिंग में आर लिखे हैं, एक्स आर नहीं लिखे हैं, देख लेना थोड़ा, आर लिख दीजिए, प्रतिरोध है ना, सीधे सीधे क्या लिखिए आर, ठीक रहेगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, नहीं जी, ठीक है। अब देखिए तो जेड स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर,
वही जो एक्स आर है ना प्रतिरोध, उसी को हम फिर से आर लिख दिए हैं, क्योंकि पिछला वाला हेडिंग में हम लोग क्या लिखे हैं, आर लिखे हैं। अच्छा, ये वी एल माइनस वी सी है, थोड़ा यहाँ लिख दे रहे हैं, वी एल माइनस वी सी। जेड का मान बताइए क्या निकलेगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस, तो एक तो काम हम लोग का हो गया, प्रतिबाधा निकल गया, इसका निकल गया ना। अब आपको अलग अलग से मान पता है कि एक्सएल के बदले में क्या होगा, एक्स सी के बदले में क्या होगा, ये तो पहले से पता है ना, तो उसको रखेंगे तो सूत्र थोड़ा सा 2-3 लाइन और बढ़ जाएगा। अरे एक्सएल का पढ़ेंगे ना ओमेगा एल, एक्स सी का क्या पढ़े हैं 1/ओमेगा सी, फिर उसको एफ में भी पढ़े हैं, एफ में पढ़े हैं ना, तो वही मान और रखेंगे तो फिर 2-3 लाइन और नहीं बढ़ जाएगा, तो जेड निकल गया। अब हमको निकालना है इसका धारा निकालना है आई, तो पहले इतना लिखा जाए, फिर हम हाँ कामन करते हैं दोनों में से, कामन करते हैं। कला दबा दे तुम्हारा मूर्ख है। जैसे आई स्क्वायर कामन होगा तो सबके साथ गुणा में होगा, और गुणा जाएगा तो हमें भाग हो जाएगा, तो आई स्क्वायर कट जाएगा। एक लाइन कम किए हैं भाई, 12 में पढ़ रही हो तो देख लो। एक चीज और ध्यान दो, ये बार बार चुप कराने वाला तो ठीक नहीं है, ध्यान से देखो। हम लोग निकाल दिए प्रतिबाधा निकाल दिए ना, इसमें 1-2 स्टेप और आगे इस फार्मूले को बढ़ाया जा सकता है। चूंकि एक्सएल इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एल, तथा एक्स सी इक्वल टू 1/सी ओमेगा चाहे ओमेगा सी, ये ना होता है। तो अगर इस रूप में लिखेंगे तो फार्मूला जेड इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी उसका होल स्क्वायर, तो एक सूत्र भी बन जाएगा। और एक और पढ़े होंगे, ओमेगा का पढ़े होंगे 2πf, इसका फार्मूला जानते होंगे 2πf, पढ़े हैं ना 2πf। एल भी तो होगा इसमें, और इसका होगा 1/2πfc, 2π, तो उसको भी लगा देंगे तो एक और सूत्र बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्सएल है ना, तो 2πfl माइनस 1/2πfc पूरे का होल स्क्वायर, एक और बन गया ना। ये तो निकल गया हम लोग का प्रतिबाधा। अब हम निकालते हैं कलांतर। तो याद करो हम लोग कलांतर कैसे निकाले थे, किसके बीच में कलांतर निकाले थे, भी और आई के बीच में, भी और, तो यहाँ तो परिणामी वोल्टेज यह है और आई यह है, तो कलांतर यही तो होगा, है ना, बीच में कलांतर होगा। ग्राफ से आसान हो गया काम हम लोग का। भी और आई के बीच में कलांतर मान लेते हैं कितना है, फाई है। यदि कलांतर फाई हो तो tan फाई इक्वल टू, देखिए यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनाइए, और जो यह वाला है ना वही यह है, मतलब कि VL माइनस VC। तो tan फाई का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का काम आई कर रहा है, तो लंब मतलब VL माइनस VC बटे आधार मतलब आई, समझ रहे हैं। tan फाई इक्वल टू VL माइनस VC और बटे आई। VL को क्या लिख सकते हैं जी, हाँ इसको मिटा दे, अब इसकी जरूरत नहीं है, बोलिए। देखिए tan फाई इक्वल टू VL, V इक्वल टू होता है IR, V इक्वल टू क्या होता है, तो I, और इसके लिए R प्रतिरोध है, XL है, V इक्वल टू IR होता है ना, तो I इसमें धारा बह रहा है, I
और प्रतिरोध VL लोड है ना, कुंडली है, तो प्रतिरोध उसका XL ना है, अब VC का IXC बटे दोनों में साई कॉमन होगा तो आई कट जाएगा, तो tan फाई XL माइनस XC एक सूत्र ये भी बन गया हम लोग का। ये किसके लिए निकला? कलांतर के लिए। ये किसके लिए निकला? कलांतर के लिए। तो हम लोग प्रतिबाधा के लिए सूत्र निकाल दिए, कलांतर का सूत्र निकल गया, अभी धारा बाकी है। तो धारा का फार्मूला क्या होता है? पुनः ओम के नियमानुसार V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर। लिखेंगे कि धारा I इक्वल टू V बाई आर, नहीं लिख रहे हैं Z लिख रहे हैं, V नहीं लिख रहे हैं Z लिख रहे हैं, I इक्वल टू V बाई Z। अच्छा V बाई Z लिखिए चाहे V नॉट बाई Z लिखिए, बात एक ही है। V नॉट हो जाएगा अधिकतम वोल्टेज, V क्या हो जाएगा? अधिकतम वोल्टेज। अब Z चाहे तो Z का मान लिख दीजिए। अगर हम अधिकतम धारा निकालेंगे तो I नॉट V नॉट बाई Z, Z का मान देखिए पहला नंबर लिखते हैं, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यही ना है। तो धारा I के लिए भी सूत्र मिल गया। अब XL और XC को बदलते जाओ, फिर नया नया फार्मूला मिलेगा, तो क्या फायदा बार बार लिखने से? यही ना कम हुआ यहाँ पर किए हैं बार बार चेंज करके। तो कभी L के रूप में मिल रहा है, कभी F के रूप में मिल रहा है, इस तरह से मिल रहा है ना। तो इतना ज़्यादा दूर हम लोग नहीं जाएंगे आगे। अब इसको मिटा देते हैं, अभी हम लोग आगे बढ़ें, फिर देखते हैं क्या क्या कंडीशन से बन रहा है। ये निकल गया धारा का मान, तो सब तो निकल गया, प्रतिबाधा निकल गया, कलांतर निकल गया, धारा निकल गया। अब इसमें कुछ विशेष परिस्थिति को देखते हैं। ये बताइए, ये I है, अधिकतम धारा है, तो धारा का मान अधिकतम कब हो सकता है? देखिए धारा का मान अधिकतम तभी हो सकता है जब प्रतिरोध न्यूनतम हो। अरे प्रतिरोध ना रोकता है धारा को, तो धारा का मान अधिकतम तब हो सकता है जब प्रतिरोध क्या हो? न्यूनतम हो। तो यहाँ पर अभी आप I नॉट नहीं लिखिए, इसको रहने दीजिए इसी तरह से। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं V बटे Z का मान क्या है? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। प्लस नहीं माइनस है, बोले हैं प्लस लेकिन लिख दिए हैं माइनस। अब बताइए ये I का मान अधिकतम कब होगा? जब प्रतिरोध न्यूनतम होगा। देखिए नीचे वाला कम हो, ऊपर वाला अधिक हो, तो I का मान अधिक होता है, समझ रहे हैं। लेकिन ये अधिकतम विभव है ना, ये तो फिक्स है। अधिकतम विभव क्या है? फिक्स है। तो नीचे वाला कम से कम हो और ऊपर वाला अधिक से अधिक हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि I नॉट के अधिकतम मान के लिए, I नॉट के अधिकतम मान के लिए इसका प्रतिबाधा एकदम कम से कम होना चाहिए ना। अब थोड़ा सोचिए कि क्या इसका एकदम प्रतिबाधा कम से कम करना हो, खूब कम से कम करना हो, तो कितना तक हम कर सकते हैं? क्या हम R को 0 कर सकते हैं? 0 तो ना तो हम R को कर सकते हैं, ना XL को कर सकते हैं, ना XC को। प्रतिरोध को तो हम 0 नहीं कर सकते हैं। हाँ एक चीज़ है कि उसके मान को कम से कम जरूर कर सकते हैं। तो कम से कम होने के लिए देखिएगा, अगर XL XC के बराबर हो जाए, XL क्या हो जाए? XC के बराबर। अच्छा दोनों का प्रतिरोध जो भी हो, कुंडली का और संधारित्र का जो भी प्रतिरोध हो, अगर दोनों का मान बराबर हो जाए तो ये कट के 0 हो जाएगा। दोनों का मान बराबर हो तो कट क्या हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि अधिकतम I0 के अधिकतम मान के लिए, माने धारा के अधिकतम मान के लिए XC इक्वल टू क्या हो जाएगा? XL। तो उस कंडीशन में अब धारा तो अधिकतम हो गया है, V नॉट बाई रूट में R स्क्वायर। रूट में R स्क्वायर मतलब क्या होता है? I नॉट इक्वल टू V नॉट बाई R। तो ये अधिकतम धारा के लिए सूत्र है। तो यहाँ पर इसको रहने दीजिए, अधिकतम ही नहीं लिखिए, ठीक है।
आई के अधिकतम मान के लिए अब इसको लिखिए, तो आई नॉट इक्वल टू क्या हो गया, वी नॉट बटे आर। आर एकदम कम से कम रहेगा तो आई का मान क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अच्छा, आई के अधिकतम मान पर ये दोनों मान क्या है, बराबर है। तो इसको जब आई का मान अधिकतम होता है ना, तो ये तभी संभव है जब XC और XL दोनों क्या हो, बराबर हो। मतलब कि कुंडली का प्रतिरोध और संधारित्र का प्रतिरोध दोनों क्या हो, बराबर हो। और जब किसी परिपथ में कुंडली का प्रतिरोध और संधारित्र का प्रतिरोध बराबर हो जाता है तो उसको बोलते हैं अनुनाद। वो स्थिति को क्या बोलते हैं, अनुनाद की स्थिति। उस स्थिति को क्या बोलते हैं। तो जब भी कभी प्रश्न पूछ दे परीक्षा में कि अनुनाद की स्थिति, तो निश्चित रूप से याद रखना अनुनाद की स्थिति में XC बराबर क्या होता है, XL। इसी को बोलते हैं क्या, अनुनाद, रेजोनेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस। जब XC XL के बराबर होगा तो यह स्थिति क्या कहलाता है, अनुनाद स्थिति कहलाता है। और यह अधिकतम धारा के लिए सूत्र हो गया। अगर इस अनुनाद स्थिति के लिए अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें, आवृत्ति F निकालना चाहें, तो XC का फार्मूला क्या होता है जी, 1/ω c। XL का ω L है, भेज देंगे इधर, गुणा हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर LC इक्वल टू 1। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC और ओमेगा इक्वल टू 1/रूट में LC। कोई समस्या इसमें, कोई समस्या नहीं है। ओमेगा का मान होता है 2πf इक्वल टू 1/रूट में LC। तो F फ्रीक्वेंसी 1/2π चल जाएगा नीचे, 2π रूट में LC। ये है अनुनादी आवृत्ति। किसका सूत्र निकला, अनुनादी आवृत्ति का। तो स्पेशल कभी कभी यही चीज पूछ देता है कि अनुनादी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे कि अनुनाद की स्थिति में XC इक्वल टू XL, दोनों का मान रखेंगे। तो मान रखेंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, समझ रहे हैं। फिर त्रिया गुणा कर देंगे इधर, तो ओमेगा स्क्वायर LC मिल जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर का मान निकालेंगे तो LC चल जाएगा नीचे, 1/LC हो जाएगा। और ओमेगा का मान निकालेंगे तो दोनों रूट में ना आएगा, तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही होता है, LC वर्गमूल में चल जाएगा। ओमेगा का मतलब होता है 2πf, कई बार हम लोग यूज कर चुके हैं। और f निकालना है तो 2π कहाँ चल जाएगा, नीचे, तो 1/2π रूट में LC। ये f का मान निकला और इस f को बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति। कोई समस्या इसमें, थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन माने बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, थोड़ा सा क्रम को बस देखते चलना है। तो अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, अनुनाद की स्थिति में XC इक्वल टू XL, XC के बदले में ओमेगा C ओमेगा L। अब हो गया। अब तुम लोग क्या करो कि इसको एक बार पुनः छाप दो और इस तरह से हम लोग का जो LCR परिपथ है इसका हाँ समाप्त हो गया। एक एक इसका पार्ट पुर्जा खोल कर हम लोग पढ़ लिए, आगे कल पढ़ा जाएगा। हैं अब तो नहीं है इसमें, RC बताएंगे ना, अभी तो LCR पढ़े है ना। अब हम देखो LCR हम इसलिए बता दिए ना क्योंकि अब RC पढ़ना होगा तो खाली L घटाना है, इसमें से RC पढ़ना होगा L घटाना है, LC पढ़ना होगा R कम कर देना है। अब यहाँ से हमको आसान हो जाएगा आगे चलना। जब तीनों का पढ़ लिए तो 2 पढ़ने का मतलब क्या, ये कम ना करना है, तो इसी आधार पर हम लोग पढ़ लेंगे आगे।